जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम जान लेंगे भारत के नाम। एक्चुअली में जो भारत के नाम पढ़े हैं, किस आधार पर पढ़े हैं और क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम जान लेंगे आज की क्लास में। तो देखो, पुराणों के आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए पुराणों के आधार पर भारत का क्या नाम था, तो आप बोलोगे जम्बू द्वीप। उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य थे, उनके नाम पर भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त। ठीक है, अब बात आती है कि भारत नाम कैसे पड़ा। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा था भारत नाम। ठीक है, ईरानियों को ही पारसियों बोला जाता है। ईरानियों या पारसियों द्वारा क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान नाम। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा भारत का। इसकी उत्पत्ति, इंडिया की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुई। ठीक है, पता लग गया ना। अब एक नोट पॉइंट मैंने लिखाया है, बौद्ध काल में भारत जम्मू द्वीप संज्ञा से लोकप्रिय था। आपको इतना सेशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि हमारे भारत के क्या क्या नाम थे। जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे हिंद महासागर को दो जलीय शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, दो जलीय शाखा, जैसा कि भूगोल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं, और ये मैं आपको स्टैटिक में भी पढ़ा चुकी हूँ। अल बरूनी हैं। ठीक है, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि किताब उल हिंद पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, भारत का भूगोल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। अगला पॉइंट है आपका, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, कौन है मानव भूगोल के पिता? फ्रेडरिक रैटजेल। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। वैसे तो हमने भूगोल में पढ़ा हुआ है ग्लोब बहुत अच्छी तरीके से। ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। पहली है क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में हॉरिजेंटल रेखा बोला जाता है इसको, हॉरिजेनल या हॉरिजेंटल लाइन, या हम इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। या तो आप इसको क्षैतिज रेखा बोल लीजिए या आप इसको अक्षांश रेखा बोल लीजिए। दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, या देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी दोनों ही रेखा, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, समझ गए ना। हम कल्पना करते हैं, ना कि ये एकदम एग्जैक्ट हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा इस तरीके से होती हैं ग्लोब में, ये अक्षांश रेखाएं। ठीक है, काल्पनिक। और यही बात आ जाए देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा इस तरह से है। ठीक, समझ गए साथियों। अब हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसको बोला जाता है? ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये आपका ग्लोब है। अब आप देख पा रहे हो ना, ये बीच वाली लाइन, हमने बीच में एक लाइन की है और दो भागों में ग्लोब हो रहा है। एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा लिख लेना आप। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, भूमध्य रेखा। या हम इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या हम इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं बृहद व्रत रेखा। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया अच्छे तरीके से। और ये तो आपको पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप अच्छे तरीके से।
समझ गए ना, ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा, दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कोई हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा या बृहद व्रत रेखा कहते हैं, ठीक है। या फिर अक्षांश रेखा को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा। देखो ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींचे जाने वाली रेखा, ऐसी तो खींची जा रही है, जो समान अक्षांश के कोण वाले स्थानों में मिलती है या से मिलती है, ठीक है, अक्षांश रेखा कहलाती है। बृहद व्रत की लंबाई, ये जो पूरी लंबाई है इसकी बात हो रही है, बृहद व्रत की लंबाई 40,076 किलोमीटर है, ठीक है। कुल अक्षांश कितने हैं, अब कुल अक्षांश ऐसे कर करके खींचे गए हैं, तो कुल अक्षांश पूछे गए हैं कितने अक्षांश हैं, तो ये 90 इधर की साइड हैं, यहाँ से खींचे गए हैं, 90 ऐसे हैं और 90 नीचे की साइड हैं, ठीक है, 90 90 और एक ये बीच वाली रेखा आपकी 181 हो गए, समझ गए ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। अब कुल व्रत पूछे जाएं, कुल व्रत, तो कुल व्रत में क्या है कि ये जो नीचे वाला होता है ना आपका, एक बार फिर से समझा देती हूँ इसको अच्छे से, देख लो, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे करके लाइन खींची, अब ये वाली जो कंडीशन है ना, ऐसे करके आपकी यहाँ तक जाएंगी। अब 181 में से 2 घटा रहा है, ये कैसे घटा रहा है, 90 नहीं ले रहा है, ये 90 ले रहा है, चलो मान लो यहाँ से यहाँ तक 90, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, इसने इसको हटा दिया है, तो एक यहाँ से हटेगा, कितना हो गया ये हो गया 89, है ना। ऐसे ही एक ये वाला हट जाएगा नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ से इसको हटाओ तो ये भी 89 हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो 179 आपका हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बिंदु समान माना जाता है, ये जो है ना ये समान माना जाता है, इस वजह से हम इनको नहीं लेते हैं कुल व्रत में, ठीक है साथियों। अब आप गोलार्ध देख लीजिए, गोलार्ध होता है पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। अब जैसे ये पूरा गोला है ना, एक लाइन खींची, इसका जो आधा भाग है ना, ऐसे इस प्रकार से इसका जो आधा भाग है यही कहलाता है गोलार्ध। साथियों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत किस कटिबंध में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में जोन बोला जाता है, उसमें स्थित है, ठीक है। भारत का आकार पूछा जाए तो चतुष्कोणीय है और प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। विश्व का 2.4% भूभाग भारत घेरता है, ठीक है। भारत के सुदूरस्थ बिंदु कितने हैं, 5 हैं। अगला पॉइंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार बहुत सी जगह देखने को मिलता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और बहुत सी जगह पेपर में देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों आपको अपने दिमाग में रखने हैं, 6 और 8, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार देख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। कर्क रेखा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है, मित्र पर गमछा छार, है ना, ये ट्रिक है। तो देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, और सबसे छोटी गुजरती है राजस्थान से। साथियों, हमारा अगला पॉइंट कह रहा है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूछ लेता है पेपर में कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो आप बोलोगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट, कर्क रेखा व भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, झारखंड की राजधानी है रांची। अगला पॉइंट, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2
उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो आप बोलोगे एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसी में मध्य अमेरिका के बारे में जान लीजिए। मध्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है तथा मध्य अमेरिका में मैक्सिको देश के नीचे के 7 देश शामिल हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया है, आज रात 8:30 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आपसे जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है आपको आज वो पूछूंगी, प्लस ये वाली जियोग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।